हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया नर्वस सिस्टम का ये डिसऑर्डर है। नाउ ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया होता क्या है, सबसे पहले नेम क्लियर करते हैं। ऑटोनोमिक, ये जो टर्म है ऑटोनोमिक, इसका मीनिंग है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। तो यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रोल है। डिसरिफ्लेक्सिया, डिस का मतलब होता है एबनॉर्मल या फिर डिस्टर्बेंस, आप याद रख सकते हैं। रिफ्लेक्सिया का मतलब रिफ्लेक्स। तो यहाँ पर एबनॉर्मल रिफ्लेक्स एक्शन शो होता है। जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसमें डिस्टर्बेंस होती है, उसमें एबनॉर्मेलिटी आती है। एंड स्पेसिफिकली कौन सा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की हम यहाँ बात कर रहे हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। अभी हम देखेंगे कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। मतलब अगर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया किसी को होता है तो इसमें जल्दी से एक्ट करना होता है। नाउ इमरजेंसी सिचुएशन है, सीन इन पेशेंट विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि ये उस पेशेंट को होगा जिसमें ऑलरेडी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड होगी, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी उसको कभी हुई होगी। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी भी जो SCI है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, ये स्पेसिफिकली T6 लेवल पर या फिर उससे ऊपर, अबव और एट T6 लेवल, तब ये इंजरी जो है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कोज कर सकती है। तो ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है, ये पूरा हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, इसी में क्या होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो ये कितने होते हैं, देखो ये क्या होता है C7, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है वो 7 होते हैं। देन आता है T12, थोरेसिक वर्टिब्रा 12 होते हैं। एंड L5, लंबर 5 होते हैं। एंड देन S5 एंड C4 जो कि सेक्रम 5 होते हैं, कॉसिक्स जो है 4 होते हैं। नाउ सबसे पहले यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इंजरी कहाँ पर हो रही है, इंजरी हो रही है T6 पर। तो जो T6 है, थोरेसिक 6, वहाँ पर या फिर उससे ऊपर अगर स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है तो उस पेशेंट को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो सकता है। नाउ सभी पेशेंट को ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया नहीं होता जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, ओनली जिनको T6 लेवल से अबव इंजरी हुई है उन्हीं में ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। नाउ इट इज अ सडन ओवर रिएक्शन ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। यहाँ पर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ओवर रिएक्ट करता है, क्यों करता है अभी देखते हैं। टू अ स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के लिए। तो जैसे T6 से बिलो अगर कोई भी स्टिमुलस है, जो कि कॉमन जो स्टिमुलस होते हैं वो BBB होते हैं। BBB मतलब B फॉर ब्लैडर डिस्टेंशन, अगर यूरिनरी ब्लैडर डिस्टेंडेड हुआ है। बाउल डिस्टेंशन, अगर बाउल में फीकल इंफेक्शन है मतलब पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है। और तीसरा B कौन सा है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन से आप क्या याद रखेंगे कि अगर स्किन ब्रेक हो रखी है तो ये कॉमन इरिटेंट्स हैं या फिर स्टिमुलस हैं जिसकी वजह से ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया कोज हो सकता है। और किन में, जिनमें पहले कभी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है T6 लेवल से अबव। अब देखते हैं सबसे पहले ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। ऑटोनोमिक नेम से क्लियर है, ऑटोमेटिक, तो जो हमारी विल में नहीं होता, जो कि इनवॉल्यूंटरी वर्क करता है, वो वाले सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ये क्या चीजें कंट्रोल करता है, ये दो चीजें इसमें आती हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। अब ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जैसे कि हमारा हार्ट का बीट करना, हमारा डाइजेशन होना, तो ये सभी हमारी विल से नहीं होता। इनको कौन कंट्रोल करता है, क्योंकि इनवॉल्यूंटरी चीज़ें हैं तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। 2 में ये डिवाइडेड होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक क्या करता है, सिंपैथेटिक हमको फाइट के लिए प्रिपेयर करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है, तो इसलिए इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी बोलते हैं, जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इसके लिए एक्शन करता है। मतलब कोई भी अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तभी एक्टिवेट होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, ये काम रहता है, शांत रहता है, हमारी बॉडी को रेस्ट पे या फिर जब हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर रही होती है तब पैरासिम्पैथेटिक
एक्टिवेट होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो क्या करता है, प्यूपिल्स को डायलेट कर देता है। प्यूपिल्स को इसलिए डायलेट कर देता है ताकि हम अच्छे से देख सकें, हमारा विजन क्लियर हो जाए। दूसरा, सलाइवेशन को इनहिबिट कर देता है। ये डाइजेशन में उस टाइम ब्लड नहीं भेजता, तो ये जब सिंपैथेटिक एक्टिवेट होता है उस टाइम पर हमारी डाइजेशन एक्टिवेट नहीं हो रखी होती, ताकि क्योंकि डाइजेशन एक्टिवेट होगी तो सारा ब्लड डाइजेशन को चला जाएगा, जबकि हमको ब्लड कहाँ भेजना है, हमारे मसल्स को भेजना है ताकि हम एक्ट करें। दूसरा है इंक्रीजेस हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करता है, ताकि जो ब्लड है वो हमारे मसल्स को मिल पाए, ताकि हम इमरजेंसी सिचुएशन के लिए एक्ट करें, मूव करें। ऑन दी अदर हैंड जो पैरासिम्पैथेटिक होता है ये क्या करता है, ये प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से देखने की ज़रूरत नहीं है रेस्ट के टाइम पे। उसके बाद आता है स्टिमुलेट सलाइवेशन। ये क्या करता है, ये सलाइवेशन को एक्टिवेट करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो जो है डाइजेशन की तरफ भेजता है ताकि डाइजेशन हो सके रेस्ट के टाइम पर। देन आता है हार्ट रेट को ये डिक्रीज करता है, ब्लड प्रेशर को भी ये डिक्रीज करता है। तो ये आप यहाँ पर मेन पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं, सिंपैथेटिक क्या करता है, पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है। अब आप याद रखेंगे क्योंकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में जो लेवल ऑफ इंजरी है वो क्या है, T6 से अबव है। तो T6 से बिलो तो सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहता है और T6 से अबव क्या होता है, अभी हम देखेंगे कि मोस्टली पैरासिम्पैथेटिक चीज़ें होती हैं। अभी देखते हैं। अब यहाँ पर पैथोफिजियोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया के लिए, तभी आपको ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या है, ये हमारा सपोज T6 लेवल है, तो T6 ये जो स्पाइनल कोड इंजरी हुई है ये T6 पर या फिर उससे ऊपर हुई है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जो स्पाइनल कोड T6 से नीचे है उसका जो कनेक्शन है वो ब्रेन से कट गया है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि T6 से अबव तो ठीक है स्पाइनल कोड, उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन है। इंजरी के कारण जो T6 से बिलो जो स्पाइनल कोड है उसका कनेक्शन ब्रेन से कट चुका है, डिसकनेक्टेड है वो ब्रेन से। इसलिए जो भी T6 से बिलो कुछ भी जो होगा वो मैसेज ब्रेन तक जो है वो नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कनेक्शन ब्लॉक है। अब वही चीज ब्रेन से अगर कुछ आना होगा कनेक्शन, तो वो भी T6 से नीचे नहीं जा पाएगा क्योंकि कनेक्शन ब्लॉक है। यहाँ पर इंजरी के कारण स्पाइनल कोड के T6 के लेवल के नीचे वो मैसेज भी नहीं आ पाएगा, प्लस ऐसे ही T6 से बिलो जो भी चीजें हो रही हैं जैसे पेन, प्रेशर, टच, ये भी ब्रेन तक कनेक्शन नहीं जा रहा है। इसलिए पर्सन को जिसको T6 से बिलो इंजरी होती है उसको ये फील नहीं होता कि लोअर लेवल पर लेग्स में, ट्रंक में क्या हो रहा है, वो उसको फील नहीं होता, कोई सेंसेशन उसको नहीं आती। लेकिन जो लोकल जो नर्व्स हैं, सेंसरी नर्व्स, वो वर्क करती हैं, लेकिन वो वर्क तो करती है लेकिन वो मैसेज जो है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचाती, तो इसलिए पर्सन को फील नहीं होता। लेकिन सेंसरी नर्व्स जो लोकल है, मतलब कि जो T6 से बिलो है, वो काम जरूर कर रही हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही T6 से नीचे कोई भी ट्रिगर आएगा जो कि स्पाइनल कोड को इरिटेट करेगा, स्पाइनल नर्व्स को इरिटेट करेगा, T6 से नीचे भी जो नर्व्स हैं, अब हाँ कनेक्शन खत्म हो गया है ब्रेन से, लेकिन T6 से नीचे जो नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स, वो वर्क कर रही हैं, उनका अपना लोकल रिस्पॉन्स है प्रेजेंट। क्योंकि स्पाइनल कोड क्या है, स्पाइनल कोड वैसे ब्रेन के साथ कोऑर्डिनेट करके फंक्शन करती है, लेकिन इसका अपना लोकल रिफ्लेक्स भी होता है। अब अगर T6 से पहले कोई भी इरिटेंट आता है, जैसे कि मोस्ट कॉमन क्या है, ब्लैडर का डिस्टेंडेड होना, कोई भी स्टिमुलस जैसे कि फुल ब्लैडर, कि अगर पर्सन का जो ब्लैडर है वो फुल है, जिसको T6 से ऊपर इंजरी हुई है, तो ये जो फुल ब्लैडर है, या फिर और भी जो ट्रिगर मैंने आपको बताया जैसे कि बाउल अगर डिस्टेंडेड है, कॉन्स्टिपेशन है पर्सन को, वहाँ पर फीकल इन्फेक्शन है बाउल में, या फिर स्किन की ब्रेकडाउन है, या फिर कोई भी जो पेन स्टिमुलस है, हालांकि पर्सन को फील नहीं होगा कि उसको क्या हो रहा है, उसका बाउल फुल है, उसका बाउल डिस्टेंडेड है, उसका ब्लैडर डिस्टेंडेड है, वो उसको फील नहीं होगा। लेकिन कोई भी चीज़ जो T6 लेवल से नीचे एक स्टिमुलस है, जैसे कि पेन हो गया, टेम्परेचर, प्रेशर, टच, जैसे कि यहाँ पर जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड है, तो वहाँ की जो सेंसरी नर्व्स हैं वो स्ट्रेच होने की वजह से, ब्लैडर जब स्ट्रेच हुआ तो यहाँ पर वॉल्स में जो सेंसरी नर्व्स हैं वो ट्रिगर हो गई। अब ये जो सेंसरी नर्व्स हैं ये सेंसेशन लेकर कहाँ जाएंगे, स्पाइनल कोड में। अब ये स्पाइनल कोड में सेंसेशन लेकर गई, लेकिन
इसके बाद T6 के बाद ये सेंसेशन ब्रेन तक नहीं जाएगी, ये यहीं रुक जाएगी। तो पर्सन को तो पता नहीं चलेगा कि उसका जो ब्लैडर है वो डिस्टेंडेड है, लेकिन ये जो स्पाइनल कोड है ये ब्रेन तक तो गई नहीं इसकी नर्व्स, लेकिन इसका अपना तो लोकल रिस्पॉन्स इसने दिखाना है ना, अपना लोकल रिफ्लेक्स ये दिखाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, सिंपैथेटिक नर्व्स जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं। तो स्पाइनल कोड में T1 से लेके L2 तक सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं जो कि लोकली रिस्पॉन्स करती हैं। अब यहाँ पर फुल ब्लैडर होने की वजह से क्या होगा कि ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं T6 से बिलो ये एक्टिवेट हो गई, तो ये यहाँ पर एक्टिवेट हो गई। अब ये एक्टिवेट होने से क्या होगा, सिंपैथेटिक नर्व्स यहाँ पर क्या हो गई, एक्टिवेट हो गई। सिंपैथेटिक नर्व क्या करती है, मैंने आपको अभी बताया कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। तो यहाँ पर यही होगा कि मैसिव सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। ये क्या करेगा, वाइड स्प्रेड कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा वेसल्स की, जिसको क्या बोलते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। यहाँ पर ओवरऑल क्या हुआ कि कोई भी स्टिमुलस आया, जैसे कि फुल ब्लैडर था यहाँ पर, तो उसने स्पाइनल कोड को ट्रिगर किया। स्पाइनल कोड में जो सिंपैथेटिक नर्व्स हैं वो एक्टिवेट हो गई, T6 से बिलो वाली वो एक्टिवेट हो गई। तो उससे सिंपैथेटिक नर्व्स एक्टिवेट होने से क्या हुआ, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया में मेन चीज क्या होती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, बेस लाइन से 40 mmHg बढ़ जाता है, और सीवियर केसेस में 200 mmHg या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है। अब नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पर इंजरी नहीं होती तो ये सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स को काम करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये जो ब्रेन है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स जो है उसके थ्रू इसको बैलेंस कर देता। मतलब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स के थ्रू ये क्या करता, वेजो डायलेशन कर देता और पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने से जो हार्ट में जो कैरोटिड आर्टरीज है वहां पर या फिर अयोटा में क्या हुआ, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं ब्लड वेसल्स में, जो कि हाइपरटेंशन को जिन्होंने डिटेक्ट तो कर लिया, अब उन्होंने डिटेक्ट किया और ब्रेन को सिग्नल भेजा, क्योंकि वहां के तो नर्व्स आर्टरीज ठीक है ना, तो उन्होंने ब्रेन को सिग्नल भेजा ग्लोसोफेरिंजियल और वेगस नर्व के थ्रू। ब्रेन ने क्या कहा कि हाँ ब्लड प्रेशर हाई हो गया है तो हमको उसको लो करना है, तो ब्रेन क्या करेगा, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेट करेगा। तो ये वेगस नर्व के थ्रू, 10th जो वेगस नर्व होती है उसके थ्रू क्या करेगा, बैक रिस्पॉन्स सेंड करेगा पैरासिम्पैथेटिक। तो इसने क्या करना है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ने हार्ट रेट स्लो करना है और ब्लड प्रेशर स्लो करना है। अब हार्ट रेट तो स्लो हो जाती है क्योंकि हार्ट तक तो काम हो जाएगा, लेकिन ब्लड प्रेशर स्लो नहीं होगा, ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो ब्रेन है ये नीचे की तरफ मैसेज जब इसने भेजा तो यहाँ पर T6 पर इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो गया और T6 से नीचे स्पाइनल नर्व्स में गया ही नहीं। तो डिसेंडिंग जो सिग्नल था वो ब्लॉक हो गया। जो इनिबिटरी सिग्नल इसने भेजना था सिंपैथेटिक नर्व्स को कि अपना काम बंद कर दो कि बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो यहीं पर ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पर ब्लॉक होने की वजह से क्या हुआ कि ये जो सिंपैथेटिक नर्व्स है T6 से बिलो जो इंजरी है वहां पर जो सिंपैथेटिक नर्व्स है स्पाइनल कोड की वो नहीं रुकेंगी, वो अपना ऑटोमेटिक जो फंक्शन है, ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्स है वो करती ही रहेंगी, क्योंकि उनको कोई सिग्नल आ ही नहीं रहा। वो उनको सिग्नल कहाँ से जा रहा है, ये फुल ब्लैडर से, तो वो तो वही सिग्नल ले रही है और वो ऑटोमेटिक क्या है, अपना रिफ्लेक्स शो कर रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक फायरिंग हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होगा, इवन इफ ब्रेन को पता भी चल गया कि जो ब्लड प्रेशर है वो हाई है, उसने ट्राई भी किया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर को कम करने का, लेकिन वो हार्ट रेट को ही स्लो कर पाया, ब्लड प्रेशर को कम नहीं कर पाया, क्योंकि यहाँ पर T6 पर इंजरी है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि स्पाइनल कोड यहाँ पर जो सिंपैथेटिक नर्व्स है T6 से नीचे उनको कोई भी सिग्नल नहीं मिला, वो अपना काम करती ही जा रही हैं और जिससे वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती ही जा रही है, सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से वाइड स्प्रेड वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। पूरी जो बॉडी है उसमें क्या आएगा, ओवरऑल रिजल्ट, ब्लड प्रेशर तो हाई ही रहेगा। तो इसमें
क्या है, जो रिस्क है वो क्या है कि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे क्या हो सकता है, पर्सन को स्ट्रोक हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, इसलिए ये इमरजेंसी कंडीशन है। तो यही है इसके पैथोफिजियोलॉजी के ट्रिगर्स जो है इंजरी के बिलो जो आएंगे, जैसे कि कुछ भी इरिटेटिंग, जैसे कि एक फुल ब्लैडर, कॉन्स्टिपेशन मतलब बाउल फुल है, टाइट क्लोथ्स भी, प्रेशर सोर्स मतलब स्किन का ब्रेकडाउन। तो इससे क्या होगा, बिकॉज ऑफ द स्पाइनल कोड इंजरी अबव T6 द ब्रेन कांट रिसीव दिस पेन मैसेज, क्योंकि T6 से ऊपर क्या है, सिग्नल ब्लॉक है, T6 से ऊपर भी कुछ नहीं जाएगा और ब्रेन से नीचे T6 से नीचे भी स्पाइनल कोड तक कुछ नहीं आ रहा। तो इसलिए ब्रेन को तो पता नहीं है कि ये पेन का सिग्नल है, तो इसलिए पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि मुझे पेन हो रहा है, तो इसलिए वो एक स्टिमुलस बन जाता है, वो एक ट्रिगर बन जाता है, क्योंकि पेशेंट उसके लिए अवेयर भी नहीं है। देन रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स क्या आता है कि बिलो द इंजरी जो स्पाइनल कोड है वो तो रिएक्ट करेगी ही, क्योंकि अपना उसका खुद का रिफ्लेक्स है। तो सिंपैथेटिक नर्व्स फाइट और फ्लाइट जो है ओवर एक्टिव हो जाती हैं, जिससे क्या होता है, मैसिव वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल नैरो हो जाती है बिलो द इंजरी और ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है बहुत ज्यादा। अब सिग्नल कांट रीच द ब्रेन, तो स्पाइनल कोड इंजरी ब्लॉक द सिग्नल फ्रॉम रीचिंग द ब्रेन, ब्रेन को पता ही नहीं है अभी क्या हो रहा है, सो द ब्रेन कांट टेल द बॉडी टू स्टॉप द सिंपैथेटिक ओवरएक्शन, अभी तक ब्रेन कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अभी क्या होता है कि जो बैरो रिसेप्टर्स है वो ये सेंस कर लेते हैं कैरोटिड साइनस में और आयोटिक आर्च में कि बीपी जो है हाई है। ब्रेन तब एक्टिवेट करता है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम वेगस नर्व के थ्रू, ताकि बीपी लो हो जाए। लेकिन हार्ट रेट तो लो हो जाता है, ब्रैडिकार्डिया तो हो जाता है, लेकिन जो वेजोडाइलेशन है वो कहाँ तक हो पाती है, अबव द इंजरी ही हो पाती है, बिलो द इंजरी वेजोडाइलेशन नहीं हो पाती। बिलो द इंजरी क्या हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के वजह से बहुत ज्यादा वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, जो कि टेक ओवर कर लेती है पूरी बॉडी पर। तो वेजोडाइलेशन अबव द इंजरी, अब यहां पर आपको ये भी समझना है कि वेजोडाइलेशन तो हुई थी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण, लेकिन वेजोडाइलेशन इंजरी के अबव ही हुई और इंजरी के नीचे क्या हो रही है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है, क्योंकि इंजरी के नीचे क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही है। ऊपर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं वो जहां जहां तक उनका बस चलता है वहां तक वो वेजोडाइलेशन कर रही है। तो इंजरी के अबव वेजोडाइलेशन, इंजरी के बिलो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसलिए बॉडी में दो तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर तो पूरी बॉडी में ही सेम रहता है, मतलब ब्लड प्रेशर तो हाई ही रहता है बॉडी में, लेकिन दो चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं कि इंजरी के अबव, T6 के अबव तो वेजोडाइलेशन की वजह से फ्लशिंग होती है, स्वेटिंग होती है और हेडेक होता है बहुत ज्यादा। तो इंजरी से अबव जो है स्किन कैसी रहेगी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होगी वेजोडाइलेशन की वजह से, क्योंकि वेसल्स डायलेट हो गई हैं, फ्लशिंग रहेगी, वेसल डायलेट होने की वजह से रेड दिखेगा स्किन और हेडेक होगा बहुत ज्यादा। और इससे क्या होता है, लेकिन इंजरी से नीचे अलग साइन एंड सिम्टम्स आएंगे, तो इसलिए एक मिसमैच बन जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। तो बिलो इंजरी क्या होगा, ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेंगी क्योंकि सिंपैथेटिक सिग्नल है, जिसकी वजह से क्या होगा, इंजरी के बिलो कोई सेंसेशन नहीं है, स्किन कैसी रहेगी, पेल रहेगी एंड कोल्ड रहेगी। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से पेल स्किन एंड कोल्ड स्किन रहेगी, वेयर एज इंजरी के अबव क्या होगा, ये सिम्टम्स आएंगे, फ्लशिंग, स्वेटिंग, हेडेक। अबव इंजरी वेजोडाइलेशन होगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा बहुत ज्यादा, डेंजरसली हाई, लीडिंग टू सीवियर हेडेक, स्वेटिंग, फ्लशिंग एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक इससे हो सकता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, इंजरी से अबव अलग चीजें आ रही हैं, इंजरी से बिलो क्या हो रहा है, अलग साइंस दिख रहे हैं बॉडी में। अब कॉजेज इसके क्या होते हैं, तो ट्रिपल बी आपको याद रखना है, बी से ब्लैडर, बी से बाउल एंड बी से ब्रेकडाउन। कौन सा ब्रेकडाउन, स्किन ब्रेक होना। तो यूरिनरी ब्लैडर सबसे कॉमन है, यूरिनरी ब्लैडर और बाउल का डिस्टेंशन होना। तो अगर मान लो कैथेटर ब्लॉक है, किसी को अगर कैथेटर लगा हुआ है, अगर वो ब्लॉक हो गया या फिर किंक हो गया तो बाउल डिस्टेंडेड हो जाएगा, या फिर ब्लैडर डिस्टेंडेड वैसे ही हो रहा है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से ब्लैडर एम्प्टी नहीं हो पा रहा। दूसरा है बाउल। अगर बाउल कैसे डिस्टेंड होता है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है, फीकल इंफेक्शन है, वहां पे हेमोरॉइड्स है जिसकी वजह से बाउल एम्प्टी नहीं हो रहा। स्किन ब्रेकडाउन, स्किन कैसे ब्रेक होती है, जैसे कि प्रेशर सोर हो गए या फिर टाइट क्लोथ्स डाले हुए हैं, बर्न्स हो गए हैं, इनग्रोन टो नेल, जैसे टो में जो नेल्स हैं वो इनग्रोन है, तो ये सभी क्या है, पेन है, ट्रिगर है, ये स्टिमुलस है। अदर क्या हो सकते हैं, इवन सेक्सुअल एक्टिविटी हो सकती है, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, जो क्रैम्प्स आते हैं यूट्रस में वो भी एक स्टिमुलस है, पेन, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया है T6 से बिलो।
अब साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं, वही अबव द लेवल अलग होंगे, बिलो द लेवल ऑफ इंजरी अलग सिम्टम्स होंगे। अबव द लेवल ऑफ इंजरी क्या है, पैरासिम्पैथेटिक की वजह से वेजो डायलेशन हो रही है, वेसल्स डायलेट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या होगा, सीवियर पाउंडिंग हेडेक, हेडेक बहुत ज्यादा होगा और नेजल स्टिफनेस होगी। फ्लश्ड फेस, वेजोडाइलेशन की वजह से फेस फ्लश दिखेगा, मतलब रेड रेड दिखेगा, स्वेटिंग होगी, पसीना आएगा बहुत ज़्यादा, नेजल कंजेशन होगी, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट लो होगा, हाइपरटेंशन। अब देखो यहाँ पर कोशिश तो ब्रेन ने की थी ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, लेकिन वही T6 से बिलो सिग्नल गया नहीं, तो जो स्पाइनल कोड है वो T6 से बिलो काम हुई नहीं। तो अब वो काम नहीं हुई तो वो तो अपना ऑटोमेटिक जो रिफ्लेक्स है वो स्टार्ट किया हुआ है उसने सिंपैथेटिक का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम नहीं हो रहा क्योंकि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही है। तो ये रिफ्लेक्स रिस्पॉन्स ड्यू टू वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बिलो इंजरी, ओवरऑल बॉडी में हाइपरटेंशन रहेगा। बिलो लेवल ऑफ इंजरी क्या है, सिंपैथेटिक एक्टिवेट है जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है। तो पेल और कूल स्किन नजर आएगी, गूज बम्स होंगे क्योंकि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है। तो जब भी हमको डर लगता है आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, गूज बम्स होते हैं। तो इसी तरह से बिलो द लेवल ऑफ इंजरी गूज बम्स रहेंगे, बीपी हाई ही रहेगा। जो ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया उसमें सिस्टोलिक बीपी 20 to 40 mmHg राइज हो जाता है जो बेस लाइन है उससे, और सीवियर केसेस में सिस्टोलिक जो है 200 mmHg से भी ऊपर जा सकता है। अब पर्सन को वो जो स्टिमुलस है वो फील नहीं होंगे क्योंकि स्पाइनल कोड से ऊपर क्या है, सेंसेशन ही नहीं जा रही, स्पाइनल कोड से सिग्नल ही ऊपर ब्रेन तक नहीं जा रहे। तो पेन, टच, टेम्परेचर बिलो द लेवल ऑफ इंजरी उसको फील नहीं होता, लेकिन लोकल जो सेंसरी नर्व्स है वहाँ पर वो प्रॉपर काम कर रही हैं, वो जो स्पाइनल कोड T6 से नीचे तक वो पूरी जाती है, लेकिन ऊपर उसके सिग्नल नहीं जा पाता। अब डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या आएंगे, तो ये भी क्लिनिकल डायग्नोसिस है हिस्ट्री और साइन एंड सिम्टम्स के बेस पे। तो मेडिकल हिस्ट्री लेंगे कि कभी आपको स्पाइनल कोड इंजरी हुई है तो उसके बेस पे, और अगर इंजरी के साथ साथ सिम्टम्स है जो भी हमने देखे जैसे कि हाई बीपी, स्किन का चेंजेस, अबव इंजरी अलग सिम्टम्स है जैसे कि फ्लशिंग है, हेडेक है, और बिलो इंजरी अलग है, स्किन पेल है, कोल्ड है, तो ये सभी चीज़ें देखेंगे। और सिम्टम्स में क्या देखेंगे, हार्ट रेट लो होगा और बीपी हाई होगा। बीपी कितना हाई होगा, बीपी ग्रेटर देन 150 to 90 mmHg, या फिर बेस लाइन जो भी पर्सन का रहता है नॉर्मल बीपी उससे 40 mmHg ज़्यादा हो सकता है। उसके अलावा क्या नोट करेंगे, आइडेंटिफाई द ट्रिगर, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि कोई ट्रिगर कौन सा है, जैसे कि फुल ब्लैडर हो सकता है, बाउल डिस्टेंडेड हो सकती है, स्किन पे कोई ब्रेकडाउन हो सकता है जैसे कि प्रेशर सोर हो सकता है, कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है, इस तरह के ट्रिगर्स देखेंगे। उसके बाद यूरिन टेस्ट डिटेक्ट करेंगे कि ब्लैडर में स्टोन तो नहीं है जिसकी वजह से डिस्टेंडेड हो रहा है, या फिर यूटीआई तो नहीं हो गया, तो ये सभी भी देखेंगे। ब्लड टेस्ट करेंगे क्योंकि हाइपरटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो कोई और कार्डियक कोज तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं हाई, वो सभी देखने के लिए ब्लड टेस्ट भी करेंगे। एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करेंगे देखने के लिए कि जो ब्लैडर है वो क्यों डिस्टेंडेड हुआ हुआ है, या फिर जो बाउल है वो क्यों डिस्टेंडेड हुआ है, फीकल इंपैक्शन तो नहीं है, वो सभी देखने के लिए। सिटी स्कैन और एमआरआई भी कर सकते हैं ये रूल आउट करने के लिए कि कोई और अदर कंडीशन तो नहीं है। ईसीजी करेंगे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करने के लिए, हार्ट में कोई और रीज़न तो नहीं है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो ये सभी रूल आउट करने के लिए। अब मैनेजमेंट क्या होता है, इमीडिएट क्या होता है, जैसे ही पेशेंट आता है तो सबसे पहले वाइटल्स चेक करने हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लड प्रेशर चेक करना है। ब्लड प्रेशर हाई होगा ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया वाले पेशेंट का, लेकिन हार्ट रेट लो होगा, तो ब्लड प्रेशर हाई, और ये एवरी 2 to 3 मिनट्स चेक करता रहना है नर्सिस को। सिट पेशेंट अपराइट, पेशेंट को ना अपराइट बैठाएंगे हाई फाउलर्स पोजीशन में। हाई फाउलर्स पोजीशन होता है मतलब जो अपर जो बॉडी है वो 90 डिग्री पे एलिवेट रहेगी, तो अपराइट सिट करवाते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन में। तो जो ब्लड है वो ग्रेविटी के जरिए नीचे लेग्स तक चला जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाता है। तो ये कर सकते हैं। लूज एंड टाइट क्लोथ्स, अब देखो जो भी ट्रिगर है चाहे वो टाइट क्लोथिंग है उसको लूज करेंगे, या फिर और भी जो ट्रिगर्स हैं जैसे कि बाउल चेक करेंगे, ब्लैडर चेक करेंगे। तो ब्लैडर चेक करेंगे कि अगर कैथेटर किंग्ड है, समटाइम्स क्या होता है पेशेंट को कैथेटर लगा होता है और कैथेटर की जो ट्यूबिंग होती है वो किंग्ड होती है, मतलब उसमें कोई भी ब्लॉकेज हो सकती है, कहीं से मुड़ी हुई हो सकती है, तो वो अगर है तो ट्यूबिंग को ठीक करेंगे, या फिर कैथेटर को प्रॉपर एग्जामिन करेंगे कि वो कहीं ब्लॉक तो नहीं है। और ब्लैडर में और भी
भी चीज़ें हैं, अगर कैथेटर नहीं है तो अगर कैथेटर नहीं है तो कैथेटराइज कर देंगे, क्योंकि कोई भी रीज़न की वजह से जो ब्लैडर है वो एम्प्टी नहीं हो रहा, तो कैथेटर जेंटली और कैथेटर डालेंगे, क्योंकि पेन से अगेन ट्रिगर हो सकता है। तो जेंटली जैसे कि जेली वगैरह लगाकर जेंटली कैथेटर डालेंगे। उसके बाद आता है बाउल को चेक करेंगे। तो अगर ब्लैडर का पोज नहीं है तो मे बी बाउल से ट्रिगर हो रहा है, तो बाउल चेक करेंगे, जैसे कि रेक्टम को चेक करेंगे कि फीकल इंपैक्शन तो नहीं है वहाँ पर, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है पर्सन को। देन उसके बाद स्किन चेक करेंगे, जैसे कि प्रेशर सोर तो नहीं है, टाइट शूज़ तो नहीं डाले, इनग्रोन टोनेल्स तो नहीं है, या फिर बर्न तो नहीं हो गया कहीं। उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट, अगर उससे भी रिलीफ नहीं मिलता, जैसे कि ब्लैडर, बाउल और स्किन भी चेक कर ली, उससे भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो उसके बाद बीपी अभी भी हाई है, तो हम क्या करेंगे, मेडिसिन देंगे। सबसे पहले कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, जिसमें हम निफेडिपिन देते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हम निफेडिपिन देते हैं, जो कि 10 मिलीग्राम सबलिंगुअल रखते हैं टंग के नीचे, ताकि जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाए और फास्ट एक्शन शो करे। अब ये क्या करता है, ये वेजो डायलेशन करता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिससे बीपी जल्दी से लो हो जाता है विद इन मिनट्स। तो विद इन मिनट्स ये लो हो जाता है। साथ में ही हमको ब्लड प्रेशर चेक भी करते रहना कि बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गया, तो एवरी 2 to 3 मिनट्स ब्लड प्रेशर चेक करना है। उसके बाद आता है नाइट्रोग्लिसरीन 2% पेस्ट, ये टॉपिकली अप्लाई करते हैं, जैसे कि अबव द लेवल ऑफ इंजरी, इंजरी के ऊपर ये अप्लाई करना है, चेस्ट पर या फिर अपर आर्म पर कर सकते हैं अप्लाई। नाइट्रोग्लिसरीन अगेन ये क्या करता है, वेजोडाइलेशन करता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे आर्टरीज क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अगेन जो बीपी है वो जल्दी से लो हो जाता है। अब इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा जब भी नाइट्रोग्लिसरीन लगाते हैं तो नर्सिस को क्या करना है, ग्लव्स डालने हैं, क्योंकि अगर ग्लव्स नहीं डाले तो ये नाइट्रोग्लिसरीन आपकी स्किन में भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और आपका बीपी भी डाउन हो जाएगा। तो इसलिए इसको एक तो ग्लव्स डाल के ही लगाना है, दूसरा क्या है, पेस्ट को रिमूव कर देना है जब बीपी जो है कम हो गया है, क्योंकि अगर पेस्ट वहीं लगा रहेगा तो बीपी ज़्यादा कम भी जा सकता है। देन आता है हाइड्रालाजिन, जो कि क्या है, डायरेक्ट एक्टिंग आर्टीरियोलर वेजोडाइलेटर है, या फिर डायजॉक्साइड। डायजॉक्साइड क्या है, पोटेशियम चैनल ओपनर है। ये आईवी दिया जाता है, जो हाइड्रालाजिन है ये आईवी भी दे सकते हैं, आईएम भी दे सकते हैं। अब ये दोनों कब देने हैं, ये तभी देने हैं जब बहुत सीवियर हाइपरटेंशन है, जो कि इन चीज़ों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो फॉर हाइपरटेंसिव क्राइसिस, इमरजेंसी में अगर ये इन चीज़ों से भी आराम नहीं आ रहा, हाइपरटेंसिव क्राइसिस हो गया, बहुत ज़्यादा ही बीपी हाई है और कम नहीं आ रहा, तो ये चीज़ें देंगे। जब ये मेडिकेशन रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तभी ये देना होता है। सो आई होप आपको ऑटोनोमिक डिस्रिफ्लेक्सिया क्लियर हुआ। इफ़ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।